yesterday we have done the हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट होगा। हाई कोर्ट तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हमारा टॉपिक जो है वो ट्रिब्यूनल है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स और ट्रिब्यूनल्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ठीक है। ये दो टॉपिक्स हमारे रहेंगे, बाकी कुछ होमवर्क भी मिलेगा आज आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। ट्रिब्यूनल देखो, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रिब्यूनल नहीं था, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल बेसिकली स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। ट्रिब्यूनल एक तरह का कोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन उसमें ट्रिब्यूनल के अंदर जो है जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है कोर्ट का, जैसे सीआरपीसी, ठीक है, सीपीसी, ये सब लागू नहीं होता है। देखो कोर्ट जो होता है, जो रेगुलर कोर्ट होता है, उसके अंदर कुछ स्पेशल एक्ट्स होते हैं, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब लागू होता है, ठीक है ना। वो प्रोसीजर के हिसाब से चलता है। लेकिन ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो प्रोसीजर, सीआरपीसी जो फॉर्मल प्रोसीजर है, सीपीसी है, एविडेंस एक्ट है, ये सब वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। एक बात समझ में आ गई होगी, यानी फॉर्मल कोड नहीं होता, ये सब स्पीडी ट्रायल के लिए, पर्पस के लिए, ठीक है। मुनी, ईशान कैसा है? चलो अल्लाह का शुक्र है। तो आज हमारा टॉपिक है, एक्चुअल में हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट, मैंने बोला हाई कोर्ट हमने कर लिया था। हाई कोर्ट के बाद हमारा ट्रिब्यूनल होता है, उसके बाद लोअर कोर्ट होता है। तो आज हम ट्रिब्यूनल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया था, राइट। ओरिजिनल ट्रिब्यूनल की बात कॉन्स्टिट्यूशन में ही थी, सिर्फ कोर्ट्स की बात थी। हमारे यहाँ रेगुलर कोर्ट होते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई होती है तो आप डायरेक्टली रेगुलर कोर्ट्स में जाते हो। आप सिविल कोर्ट जाते हो, डिस्ट्रिक्ट या क्या नाम है, आप क्रिमिनल कोर्ट जाते हो, ठीक है, जैसा मैटर हो, फैमिली कोर्ट जाते हो, और उसके बाद में फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह अपील करते हुए आप जाते हो, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कोर्ट का, जो आप लोग अभी पढ़ रहे थे, हाई कोर्ट तक आपने पढ़ा है। अब लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स की बात है, तो ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? ये स्पेशल तरीके से कोर्ट होते हैं। ये एक्चुअल में रेगुलर कोर्ट नहीं होते, यानी इसके अंदर जैसे नॉर्मल जो कोर्ट होते हैं उनके अंदर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोसीजर होता है, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, एंड एविडेंस एक्ट, ठीक है, जो एविडेंस देने के लिए एक प्रॉपर तरीके उसमें लिखे हुए हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल को पकड़ा जाएगा, किस तरीके से मतलब क्या क्या होगा उसमें, प्रोसीडिंग कैसी होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा, कौन करेगा, क्या होगा, वो सारे सीआरपीसी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह सिविल प्रोसीजर जितने भी हैं वो सारे सिविल सीपीसी के अंदर लिखे हुए हैं। एविडेंस एक्ट यानी एविडेंस के ऊपर जो बातें हैं कि एविडेंस कैसे आप लोगे, कौन से एविडेंस रेलेवेंट है, कौन से नहीं है, वो रेगुलर कोड में सारे प्रोसीजर फॉलो होते हैं जो ऑलरेडी रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स होता है उनमें ये सब लागू नहीं होता है, यानी फॉर्मल नहीं, क्योंकि फॉर्मल उसमें फिर जैसे कि आया, फिर नोटिस दिया, फिर ये किया, तो बहुत टाइम लगता है। ट्रिब्यूनल्स में स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है, स्पीडी ट्रायल के लिए बनाया जाता है, और इसमें नॉर्मल कोर्ट का प्रोसीजर लागू नहीं होता है। एक बात ये समझ में आ गई होगी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली ट्रिब्यूनल की बात नहीं थी। फिर क्या हुआ, पार्ट 14A, कौन सा पार्ट? 14A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और पार्ट 14A के अंदर दो, पार्ट 14A के अंदर क्या है, दो आर्टिकल्स हैं, 323A एंड 323B। ये दो आर्टिकल्स जो हैं ये बात करते हैं बेसिकली ट्रिब्यूनल्स के बारे में। इसमें से 323A जो है स्पेशली बात करता है कैट के बारे में। कैट मतलब बिल्ली मतलब नहीं, ठीक है। कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। और जो बाकी 323B है वो अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो दो स्पेशल ट्रिब्यूनल है, वो आर्टिकल 323A, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुको। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो मैंने बताया कि रेगुलर कोर्ट नहीं होते, स्पेशल कोर्ट होते हैं। आप आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा? 40, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर एक पार्ट 14A ऐड किया गया, न्यू पार्ट ऐड किया गया, ठीक है, 14A। और वो 14A जो पार्ट था, ठीक है ना, उसके अंदर डिस्कस किया गया किसके बारे में? ट्रिब्यूनल्स के बारे में। उसमें भी कैट 323A के अंदर कैट के बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में कैट के अंदर 323A के अंदर डिस्कस किया गया। 323B के अंदर जो है अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात की गई। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा,
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे आप। आपकी सैलरी का, आपके ट्रांसफर का, आपका जो है कोई ऐसा मसला हो जाता है, आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको नहीं सही लग रहा है, आपकी सैलरी फंस रही है, आपका अलायंसेस काटे जा रहे हैं, कुछ भी इस तरह की कोई भी चीज़ है जिसमें आपका डिस्प्यूट अराइज हो गया है, तो आप कैट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? रेगुलर कोर्ट नहीं जाते, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, उनके बारे में स्पीडी ट्रायल वगैरह करता है, ठीक है ना। उसमें खुद भी प्रेजेंट कर सकते हो, वकील के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है? नहीं, आप जा नहीं सकते, आपके लिए स्पेशल बना रखा है ना। इस पर रेगुलर कोर्ट कितना मैटर देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए कैट बनाया, इसीलिए बनाया ही गया है कैट, क्योंकि रेगुलर कोर्ट में और अफेयर्स देखे जाएं, आपके सैलरी वगैरह के मसले हैं, वो कैट में जल्दी से मतलब देखा उसके लिए, तो स्पेशल पर्पस के लिए जब बना दिया गया तो वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट 1985 के अंदर बनाया गया, ये 323A के तहत बनाया गया। 2 ही आर्टिकल इस पार्ट के अंदर है, ठीक है। तो इसमें ये प्रिंसिपल बेंच जो इसका दिल्ली में है, एडिशनल इसके 17 बेंचेस और हैं, रेगुलर बेंचेस 15 जो है, ऑपरेशनल प्रिंसिपल सीट्स हैं, ठीक है ना। ओके। और कैट जो है उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल सर्विसेज मैटर, पब्लिक सर्वेंट के मैटर सारे कवर होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स वगैरह के जो भी मैटर्स वगैरह होते हैं उन सबको देखने का काम इसका होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैट जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी होती है, जिसका एक चेयरपर्सन होता है। क्या होता है? चेयरपर्सन। ओरिजिनली कैट के अंदर एक चेयरपर्सन होता था, वाइस चेयरपर्सन होता था, बाद में 2006 के अंदर प्रोविजन बनाया गया कि वाइस चेयरपर्सन वाला जो था वो रिमूव करा गया, ठीक है ना। हैंस अब कोई वाइस चेयरपर्सन इसमें नहीं है। प्रेजेंटली 2019 के अंदर में ये दिखाया गया कि चेयरपर्सन रहेगा, ठीक है, एक कौन रहेगा? चेयरपर्सन। ओके। और सेक्शन स्ट्रेंथ उसके अलावा जो है अपना जितने भी 60 ये दिखाया गया कि जो वन चेयरपर्सन इज वन एंड सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबरशिप इज 65, और उसमें बोला गया कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ रहेगी कितनी रहेगी? 65 टोटल, ठीक है। दे आर ड्रॉन फ्रॉम द जुडिशियल। अब उनको कैसे रखा जाएगा? जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से रखा जाएगा, यानी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से इन बंदों को लाया जाएगा, ठीक है। जो यार ये इसके अंदर 65 सैंक्शन कर दिया है लिमिट, और वो जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से बंदों को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। एक बात याद रखें, और वो कौन बंदे होंगे और कितने टाइम के लिए? द होल्ड ऑफिस ऑफ द 5 ईयर्स। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। जो है रिटायरमेंट की वो किसकी है? जो चेयरमैन की एज जो रहेगी 65 रहेगी, और 62 मेंबर की एज रहेगी, ठीक है ना। मैक्सिमम एज जो रिटायरमेंट की है वो कितनी है? 65 किसकी? चेयरमैन की, और 62 मेंबर्स की, ठीक है ना। और द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ कैट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी चेयर्ड बाय द सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, who is nominated by the Chief Justice of India. After obtaining the concurrence of the Chief Justice of India, appointment are made with the approval of the appointment committee of the cabinet. Cabinet appointment committee पता है आपको, वो लोग करेंगे। तो पहले यानी कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा, उसके बाद और उसमें एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि हाई पावर कमेटी होगी, और वो कौन कौन रहेगी? उसमें सिटिंग जज रहेगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन देगा, और उसके फिर रिकमेंडेशन पे ये लोग बनेंगे, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया कैट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजरल लेड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके। अब आप लोग पूछेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? आप में से किस किस को पता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? मैंने बताया था आप लोगों को, किस किस को पता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? बोलो, पिटाई बहुत करूंगा। बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल। अच्छा, क्या समझ में आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब? देखो, जब कोई चीज प्रोसीजर से नहीं बंधी हुई है, यानी कि इसमें सिविल प्रोसीजर कोड नहीं लगेगा, तो कोई तो कानून लगेगा ना। एक तरीका लगता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या होता है? आप में से कितने लोगों को पता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? बोलो, नहीं बताओगे? बताया था नेमो जुडिस इन क्वासा सुआ ओडी अल्ट्रम पार्टम। 2 प्रिंसिपल बताया था ना, नेमो जुडिक्स इन क्वासा सुआ। नेमो जुडिक्स इन क्वासा सुआ ये क्या है? अंग्रेजी है? नहीं, लैटिन मैक्सियम है। और ये क्या बोलता है? नेमो जुडिस इन क्वासा सुआ, नो पर्सन शुड बी जज ऑफ हिज ऑन कॉज। कोई भी आदमी अपने खुद के काम का जज नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, अपने खुद के कॉज का जज नहीं हो सकता, ठीक है ना। एंड ओडी अल्ट्रम पार्टम, नो पर्सन शुड बी कंडम अनहर्ड।
एवरीवन हैज राइट टू बी हर्ड। ठीक है, दो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, यानी कि वो बंदा फैसला नहीं करेगा जिसका खुद का इंटरेस्ट हो। ठीक है, वो जज नहीं होगा। ये प्रिंसिपल कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बंदा फैसला दे रहा है उसका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें। दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूसरी पार्टी को, एक पार्टी को सुनकर फैसला कर दिया, दूसरी पार्टी को नहीं सुना है। दोनों पार्टीज को सुनना है और नॉर्मल जुडिशन क्वासा हुआ, नेमो अल्टरम पार्टम, ये दो जो चीजें हैं इनको फॉलो किया जाएगा। अब नेमो जुडिशन क्वासा हुआ को थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि नेमो जुडिशन क्वासा हुआ लगभग हर जगह अप्लाई होता है और हर जगह अप्लाई करना भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोनी है। मोनी कौन है? मेरी वाइफ है, उनका नाम है परवीन बानो। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रही हैं या यूपीएससी का एग्जाम दे रही हैं, मैं यूपीएससी की कॉपी चेक करता हूँ मान लो। ठीक है, अब क्या होता है कि मुझे पता है इस साल मेरी वाइफ ने एग्जाम दिया है। ठीक, तो मुझे उस सब्जेक्ट की कॉपी और मैं चेक करता हूँ मान लो, तो मुझे उस कॉपी को नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के, हो सकता है हैंड राइटिंग, चलो रोल नंबर है ठीक है, लेकिन मुझे हैंड राइटिंग पहचानता हूँ और मैंने उसको नंबर दे दिया, दे सकता हूँ ना, तो ये बाइसनेस हो जाएगी। तो बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी शोन टू बी डन। जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, जस्टिस दिखना भी चाहिए कि वो किसी के दिमाग में डाउट ना हो सकता है मुनी ने बहुत अच्छा लिखा, मैंने नंबर दिया उसको, जेन्युइन नंबर दिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट आ सकता है कि वाइफ है तो हो सकता है इसको नंबर ज्यादा दिया हो, चाहे वो मैंने जेन्युइनली नंबर ना दिया हो। तो इसलिए ये होता है कि अगर आपका नियर डियर रिलेटिव, भाई बहन, वाइफ या कोई भी होता है, अगर वो अपराधी बन के या उसका कोई पेपर आता है जांचने या इंटरव्यू में अपेयर होने आता है, तो मैं उस इंटरव्यू बोर्ड में ना बैठूं, कोई और उसका इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू बोर्ड में ना बैठूं, क्योंकि अगर मैं बैठा तो हो सकता है मैं बाइस हो जाऊं, या अगर बाइस नहीं भी हुआ तो सामने वाला समझेगा कि बाइस। ठीक है, तो जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी शोन टू बी डन। नॉर्मल जुडिशियल क्वासा सुआ में आता है, मेरा कोई कंपनी का मैटर आया, वो कंपनी में मेरे 25% शेयर है, तो मुझे उसको नहीं देखना चाहिए, मतलब मेरे शेयर है उसमें, मैं इंटरेस्टेड हूं ना, मुझे नहीं देखना चाहिए उसको। तो इसको कहते हैं नॉर्मल जुडिशियल क्वासा सुआ, यानी आपका अपना कॉज है तो उसका जजमेंट आप नहीं करोगे। और डी अल्ट्राम पार्टम, दोनों पार्टीज को हर्ड किया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। ठीक है ना, ये दो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात? दोनों की बात सुनो। जैसे हमारा क्या होता है ना, हम फैसला करने में अक्सर ये करते हैं, एक बात की बात सुन ली, मेरा मान लो कोई नियर डियर रिलेटिव है, उसने आके कोई बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने उसकी बात मान ली कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, और मैं एकदम पैश हो गया, गुस्से में आ गया, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे दूसरे वाले को भी बुलाना चाहिए, भाई इधर आओ, बताओ इन्होंने ऐसा कहा तो क्या बात थी। हो सकता है दूसरा वर्जन ऑफ स्टोरी भी समझ में आए, क्योंकि एक तरफा बात सुन के आपने फैसला किया तो फैसला बायस्ड होगा, आपको दूसरी भी बात सुननी चाहिए, फिर आप बैलेंस कर पाओगे, कितना भी आपको सही लग रहा हो किसी की बात, लेकिन आपको दूसरी तरफ बात सुननी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कहने के तरीके में और चीजों में कुछ ऐसी बात हो सकती है जो बायस्ड हो जाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके लिखा नहीं हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है, समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे जो लिखा है कि कैट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन इन द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दिस प्रिंसिपल कैट फ्लेक्सिबल इन, ठीक है, फ्लेक्सिबल इन अप्रोच, ओनली अ नॉमिनल फी ऑफ 50 रुपीज इज टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट, द एप्लीकेंट में अपेयर आइदर इन पर्सन और थ्रू अ लॉयर। तो कोई बंदा अपना भी अपेयर हो सकता है और थ्रू ए लॉयर भी अपेयर हो सकता है, 50 रुपए की फीस लगेगी। ठीक है ना, ओके। तो ओरिजिनली अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कैट कैन बी मेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। पहले क्या हुआ करता था कि अगर ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला कर दिया है तो अब अगर आपको अपील करनी है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे, आप मतलब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, यू कैन नॉट गो टू द हाई कोर्ट। लेकिन मैंने बताया था एल चंद्र कुमार केस में ये बात कह दी गई थी कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में भी हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है। ठीक है, एल चंद्र कुमार 1977 का, जैसे मैंने बताया भी था आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द jurisdiction of the high court as unconstitutional, holding that judicial review is a part of the basic structure of the constitution. It laid down that appeal against the order of CAT shall lie before the divisional bench of the concerned high court. Consequently, now it is not possible for an aggrieved person to approach the Supreme Court directly against the order of the CAT without first going to the concerned High Court. मतलब if you are not satisfied with the tribunal's order, then you have to go to the High Court of the concerned High Court, and if you are not still you are not satisfied, then you can go for the further appeal in Supreme Court, right? तो पहले आपका ट्रिब्यूनल का फैसला देखेंगे आप, if you are not satisfied, then you can go to the High Court, and if still you are not satisfied with the judgment of the High Court, then you can go to the Supreme Court. Getting? Okay.
तो ये है आपका स्टेट कैट का मैटर जो है ये आपका आर्टिकल 323 ए के अंदर है और 1976 में इसको करा गया है। तो एल चंद्र कुमार केस इसमें इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है, इसके अंदर जो है प्रोसीजरल लॉज अप्लाई नहीं होते, सीपीसी वगैरह अप्लाई नहीं होता। गेटिंग? उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी है 1985 के अंदर, सेट भी बनाया गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी बनाया गया। जिस तरह से आपका जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसी तरह से स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है सेट जो होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसके अलावा ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी बनाया गया ज्वाइंट सर्विसेज के लिए। तो ये है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसको इसके भी चेयरमैन जो होते हैं जेट वगैरह के, ये अपॉइंट, देखो यहाँ पे ध्यान रखें, सेट के जो मतलब चेयरमैन एंड मेंबर हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, और जेट के भी प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है ना। तो चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? सेट और जेट दोनों के कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ट्रिब्यूनल फॉर द अदर मैटर जो मेंशन है वो आर्टिकल 323 बी के अंदर मेंशन है। जैसे टैक्स के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है कि टैक्स के मैटर रेगुलर कोर्ट में ना जाए, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, और उसके अलावा आपका क्या नाम है इंडस्ट्रियल लेबर लैंड सीलिंग वगैरह के लिए। यानी कि कुछ ऐसे मैटर भी होते हैं ना जिनमें क्या नाम है डायरेक्टली बार बार सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट का टाइम खराब होगा। तो ऐसे जो रेगुलर मैटर्स हैं उनके लिए जो है इन लोगों ने क्या करा है कि ऐसे सब मैटर के लिए स्पेशल कोर्ट बना दिया गया, ट्रिब्यूनल बना दिया गया जो देखेगा। और इसके लिए भी ये साफ साफ एल चंद्र कुमार में कह दिया कि अगर इन्होंने कोई फैसला कर दिया तो डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हो, तब आप जा सकते हो हाई कोर्ट जा सकते हो। और हाई कोर्ट मतलब नहीं तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट जाते सीधे, आप वहां कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, लेकिन अब हाई कोर्ट आप जाओगे, ठीक है। प्रिंसिपल बेंच जो है ट्रिब्यूनल का, प्रिंसिपल बेंच जो है कैट का, वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। इस बार याद रखिए। बाकी इलाहाबाद ब्रांच जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इलाहाबाद की जो ब्रांच है, इलाहाबाद जो बेंच है वो उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ बेंच है, ठीक है, कलकत्ता बेंच है, ऐसे बहुत सारे बेंचेस हैं। तो बस आप इतना याद रखें कि दिल्ली प्रिंसिपल बेंच है, बाकी बाकी काम खत्म, ठीक है। ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323 ए जो है कैट के बारे में बात करता है और अदर ट्रिब्यूनल का 323 बी के बारे में बात है। बस इतनी ही बात इसके अंदर है। और मेंशन केस जो इंपॉर्टेंट है एल चंद्र कुमार केस 1997 केस इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो आपको सिंपल बात ये समझ लो कि ट्रिब्यूनल जो होता है, याद इतनी बातें रख लो तो हो जाएगा काम। कैट जो होता है वो ट्रिब्यूनल जो होता है एक टाइप का स्पेशल टाइप का कोर्ट होता है, पूरी तरह से प्रॉपर कोर्ट नहीं होता है। उसके अंदर चेयरमैन होता है और एन नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, मेंबर्स की एज 62 होगी, वैसे एज 65 होती है चेयरमैन की। और ये जो होते हैं इनके फैसले ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं, ये प्रोसीजर लॉज पे काम नहीं करते हैं। आप बाई कोर्ट मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिया सर्विसेज के लिए एम्प्लॉइज के लिए क्या है आपका कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323 ए के तहत। अदर जो बहुत सारे मैटर्स होते हैं उनके लिए आपका 323 बी है, ठीक है। उसके अलावा सेट भी होता है 1995 में बनाया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए होता है। और ये जो है इसके अपील आप एल चंद्र कुमार केस के अकॉर्डिंग आप अपील जो है हाई कोर्ट में कर सकते हैं, और हाई कोर्ट से फिर सेटिस्फाई ना हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या नहीं? इसके अलावा हमारे पास होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। कौन सा कोर्ट होता है? देखो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला जो पार्ट है, पार्ट 6 का लास्ट पार्ट जो है आर्टिकल 333 से लेकर 233 से लेकर 237 तक, 233 से लेकर कितना 237 तक जो है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात होता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट के बारे में बात होती है। आपको पीछे एक फिगर दिया होगा, आपकी बुक में देख लीजिएगा, वो फिगर देखिए कि हाई कोर्ट देख रहे हैं आप, एक पेज बस सबऑर्डिनेट कोर्ट के एक पेज, अगला पेज देख रहे हैं, उसमें दे रखा है एक फिगर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। अब आप बताइए मुझे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में क्या फर्क होता है? व्हाट डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? जब वो सिविल मैटर को देखता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और जब वो क्रिमिनल मैटर को देखता है तो उसी कोर्ट को सेशन कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट किसको कहा जाता है? जब वो क्रिमिनल मैटर को देखेगा, फाइन। तो क्रिमिनल मैटर में वो सेशन कोर्ट हो जाता है और वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फाइन, ओके। और इसकी दो साइड्स हो जाएंगे, एक सिविल मैटर हो जाएगा, एक क्रिमिनल मैटर हो जाएगा। सिविल मतलब पैसा और कौड़ी से रिलेटेड मैटर, ठीक है, आपस में डिस्प्यूट और सिविल नेचर का। और क्रिमिनल मतलब जब आपने कोई कानून आईपीसी के खिलाफ कोई कानून किया हो, तोड़ा ओड़ा हो तो ये वाला सिविल साइड में इसको सबऑर्डिनेट जज कोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? और क्रिमिनल साइड में इसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना।
और सबऑर्डिनेट कोर्ट में जब आप सिविल साइड में जाते हो तो इसका नीचे होता है मुंसिफ कोर्ट। कौन होता है? मुंसिफ कोर्ट सिविल साइड में। और क्रिमिनल साइड में क्या होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। ओके ओके, ठीक है ना, बात आ रही समझ में? ये स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, नॉर्मली आपको ये जानना चाहिए। तो ये आर्टिकल आपका 233 से लेकर 237 तक जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या बात करता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज का, तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जज इसमें आता है। डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो ये अपॉइंटेड किया जाता है बाय गवर्नर। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, ठीक है। कंसल्ट किसे करता है? हाई कोर्ट से। तो अ पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज कौन अपॉइंट होगा? ठीक है, तो जो कि अगर वो ऑलरेडी किसी सर्विस में नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में या स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में नहीं होना चाहिए, वो 7 साल तक एडवोकेट रहना चाहिए। कितना? 7 साल तक एडवोकेसी किया जाना चाहिए। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट उसको रिकमेंड करते तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, जुडिशियल सर्विस का स्टेट, मतलब देखो ये है, तो जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। देखो क्या होता है, आपका हायर जुडिशियल का एग्जाम होता है, अदर जो कोर्ट होते हैं, जज जो होते हैं, उनको अपॉइंट करने के लिए स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है। दिल्ली में तो दिल्ली हाई कोर्ट करवाता है, यूपी में यूपी पीसीएस करवाता है, ठीक है ना, वो पीसीएस जे बोलते हैं उसको। तो जुडिशरी का एग्जाम होता है, वो लोअर का भी होता है और हायर का भी होता है, ठीक है ना। लोअर कोर्ट मतलब उससे नीचे वाले जो कोर्ट हैं, और हायर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस होते हैं, तो उनके लिए एग्जाम होगा हायर कोर्ट में, और उसके बाद उसका जज का एग्जाम होगा। एग्जाम पास करने के बाद, यानी यूपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसल्टेशन का मतलब वो एग्जाम कराए, एग्जाम करा के सुटेबल कैंडिडेट सजेस्ट करे, ठीक है, इसको अपॉइंट करो, तो उसके बाद में उसको अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेते हुए, और जज डिस्ट्रिक्ट जज उसको अपॉइंट किया, मतलब जो जज अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको, ठीक है ना। तो ये जो है एग्जाम के थ्रू होता है हायर जुडिशरी का, और लोअर कोर्ट में लोअर जुडिशरी के थ्रू होता है, ठीक है ना, दोनों पीसीएसजे के थ्रू होता है। कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंट्रोल किसका होता है? द कोर्ट ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट इंक्लूडिंग द पोस्टिंग, प्रमोशन, leave and of the person belonging to the judicial services of the state holding any post inferior to the post of district judge is vested in the high court। तो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन डिस्ट्रिक्ट जज, देखो डिस्ट्रिक्ट जज की जब बात आती है तो इंक्लूड करता है उसमें सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, जज चीफ जज ऑफ द स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज, ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। जब कोई बात आती है तो ये इंक्लूड हो जाते हैं। द एक्सप्रेशन जुडिशियल सर्विस मींस सर्विस जिसमें बंदा जो है डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज या कोई ऐसा हो, तो उसको हम बोलेंगे जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, जज होते, ठीक है। एप्लीकेशन ये सब सर्टेन सारे मजिस्ट्रेट के ऊपर अप्लाई होता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर इसमें हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंडर में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, उसमें दो साइड हो गई, सिविल साइड एंड क्रिमिनल साइड। सिविल साइड में डिस्ट्रिक्ट सिविल साइड के अंदर आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट आएगा, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट या मुंसिफ अदालतें आएंगी, और क्रिमिनल साइड में वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम कोर्ट सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना, सीजीएम कोर्ट बोलते हैं लोग। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, उससे नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, और ये क्रिमिनल साइड में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है ना। He possesses original and appellate jurisdiction in both civil as well as criminal matters. On the other word, the district judge is also a session judge. ठीक है, when he deals with the civil cases, he is known as district judge. When he hears the criminal cases, he is called the session judge. बता दिया? Okay, the district judge expresses both judicial and administrative power. He also has supervisory power over all the subordinate court in the district. Appeal against his order and the judgment lies to the high court. The session judge has the power to impose any sentence including life imprisonment, capital punishment, death sentence. However, the capital punishment passed by him is subject to the confirmation by the high court. ठीक है, okay, where there is an appeal or not, ठीक है। below the district court session court है, ठीक है, और कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट वो मैंने बता दिया, सिविल साइड में कौन कौन है और क्रिमिनल साइड में कौन है, क्लियर है ना। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइडेड द क्रिमिनल केसेस व्हिच आर पनिशेबल विद द इंप्रिजनमेंट ऑफ टर्म 7 years, 7 years तक, ठीक है। द लोएस्ट लेवल ऑन द सिविल साइड इज द कोर्ट ऑफ मुंसिफ
and the criminal side the code of judicial magistrate. The munsif possesses the limitation jurisdiction of deciding the civil cases of small pecuniary stake, and the criminal magistrate tries the criminal cases which are punishable for the imprisonment of term 3 years. तो यहाँ पे 3 साल और छोटे मोटे अगर मैटर है, कम पैसे का मैटर है, तो मुंसिफ कोर्ट देख लेता है उसको, ठीक है ना. ओके, इन सम मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर आर सिटी सिविल जज, ठीक है, या चीफ जज on the civil side and the metropolitan magistrate on the criminal side. On some state presidency town establish small cause court भी बनाए जाते हैं. तो ये आप ध्यान रखें. उसके अलावा न्याय पंचायत, ग्राम न्यायालय और ग्राम कचहरी और अदालत पंचायत और पंचायत अदालतें, ऐसी भी बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं. वो एक्स्ट्रा हैं, वो आगे हम बात करेंगे. आर्टिकल 233 इसमें इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज. आर्टिकल उसके बाद में आपका 233A है, वैलिडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजमेंट डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जज. 234 जो है रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज. 235 जो है कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करता है. 236 इंटरप्रिटेशन की बात करता है. और 237 एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन इन द चैप्टर ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है. तो ये बात जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट की है. बेसिकली एक बार समरी देख लो कि आपका जो है हाई कोर्ट से नीचे आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और वही क्रिमिनल केसेस देखेगा तो सेशन कोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना. अब इस साइड में आओगे तो आपका सिविल जज का कोर्ट हो जाएगा, और सिविल जज में अगर नीचे आते हो सबऑर्डिनेट में तो मुंसिफ आ जाएगा. इधर आओगे तो आपको कौन सा हो जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है. और उससे नीचे आ जाओगे तो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो जाएगा, यानी क्रिमिनल कोर्ट. तो क्रिमिनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सेशन कोर्ट भी कहा जाता है. ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट कहा जाता है जब वो क्रिमिनल केसेस को देखता है, और वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता. डेथ सेंटेंस वो दे सकता है, लेकिन कंफर्मेशन बिना हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के नहीं दे सकता, मतलब सजा नहीं दी जा सकती डेथ सेंटेंस की. बाकी उसके पास पावर होती है. सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है जुडिशियल सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट जज की होती है, ठीक है ना. तो ये है, तो ये बेसिक बातें हैं. उसके बाद में आपका जो अब ऐड किया गया, पहले इतना ही था आपके सबऑर्डिनेट वाले में और कुछ खास नहीं था, वो खत्म हो गया. लेकिन फिर फर्दर जो है बाय कन्वेंशन कुछ चीजें और ऐड की गई, जो कि आप लोगों की किताब में दे रखा है, जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नलसार बोलते हैं इसको, ठीक है. ओके, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, ये ऐड किया गया, जिसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है लोगों को लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों ने डीपीएसपी में पढ़ा है. आर्टिकल 39A उसके अंदर फ्री लीगल एड के बारे में बात की गई है, ठीक है ना. तो उसी के फर्दरेंस में आपको पता है कि उसी के फर्दरेंस में जो है ये नलसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई इसके ऊपर. और लोक अदालत, उसके बाद में लोक अदालत, मतलब जैसे लोक अदालतें लगाई जाती होंगी, सुना होगा आप लोगों ने, लोक अदालत लगाई जाती है छोटे मोटे मैटर निपटाने के लिए, है ना. और फैमिली कोर्ट होता है. फैमिली कोर्ट किसके लिए होता है, जैसे कि आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, शादी ब्याह से रिलेटेड, तो फैमिली कोर्ट में जाते हैं. और आपके ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत में जो गांव का कुछ एक ग्राम न्यायालय बना देते हैं, छोटे मोटे पिटी मैटर जो गांव के होते हैं, कई ग्रुप ऑफ गांव के होते हैं, उसको ग्राम पंचायत ग्राम न्यायालय देख लेता है. ओके, तो ऐसे बहुत जगहों पे ग्राम न्यायालय बनाए गए हैं. फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक फैमिली कोर्ट बना दिया जाता है. और उसके अलावा परमानेंट और लोक अदालत है, उसमें परमानेंट लोक अदालत है. तो 2-4-5 और हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. तो ये मतलब इसके ऊपर होमवर्क है आप लोगों का कि इसको आप लोग एक बार रीडिंग लगाएंगे. नलसार क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, सिंपल लोगों को लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. परमानेंट लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत, फैमिली कोर्ट मैंने बता दिया, ग्राम न्यायालय. ये आप लोग एक बार रीडिंग लगाएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है ना. ये डिस्कस करने के बाद में फिर आप यहाँ तक हो गया, आपकी बात खत्म होगी, कहानी खत्म होगी कोर्ट वोट की. अब स्पेशल प्रोविजन अबाउट सर्टेन सम स्टेट के बारे में स्पेशल प्रोविजन, तो ये छोटा सा चैप्टर है. उसके बाद पंचायत आ जाएगा, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के बाद आपका यूनियन टेरिटरी और शेड्यूल्ड ट्राइब विलेजेस, बात खत्म. यहाँ से आपका मतलब स्टेट और पंचायत खत्म हो जाता है, ठीक है ना. फिर आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, पार्ट 11 सेंट्रल स्टेट रिलेशन. और वहां से फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कहानी फिर दीजिए. अब इधर से सिलेबस बहुत स्पीड में जाएगा. अब आपका पॉलिटी जो है ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, मैक्सिमम 15-20 दिन, और पॉलिटी फिनिश, ठीक है. मैक्सिमम इतना लगना है बस, और ज्यादा नहीं लगना है. अब कहानी जो है आपकी बहुत ही ट्रैक पे आ गई है. आप लोगों को स्टेट भी समझ में आ गया, आपको सेंटर भी समझ में आ गया. अब पंचायत समझाना है, स्पेशल स्टेट समझाने, यूटी समझानी है, बात खत्म. उसके बाद रिलेशन बता देना है. तो आपकी लगभग जो 90% क्वालिटी खत्म हो जाएगी. उसके बाद फिर जो बॉडीज हैं और सब नॉर्मल चीजें हैं, तो वो आ जाएंगी. तो वो सब बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, छोटी छोटी चैप्टर्स हैं, हो जाएगा, ठीक है. एक